हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, प्रॉब्लम एंड मैनेजमेंट ऑफ मेटालिक मिनरल रिसोर्स। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है और यूटिलाइजेशन होता है और उसका क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या उसका मैनेजमेंट तरीके हैं मेटालिक मिनरल रिसोर्स को। मतलब मेटालिक मिनरल रिसोर्स होते हैं जैसे आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, कॉपर हो गया, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, इसका प्रॉब्लम क्या है और इसके जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग मैनेज कैसे करेंगे। तो ये सब क्या है, एक मेटालिक मिनरल रिसोर्स के अंडर आते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो इसमें हम लोग आयरन ओर के बारे में सिर्फ बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मिनरल रिसोर्स के बारे में जान लेते हैं। मिनरल रिसोर्स, जो मिनरल रिसोर्स है, मिनरल रिसोर्स आर टू टाइप्स। अब मिनरल रिसोर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटालिक मिनरल, दूसरा होता है नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, तो जो मेटालिक मिनरल्स होता है वो क्या होता है, मेटालिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कंटेन मेटल आर टर्म्ड एज मेटालिक मिनरल्स। तो मेटालिक मिनरल्स किसे बोलते हैं, जो वो मिनरल्स जिसमें कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, मेटल कंटेन करता है, उसको हम लोग मेटालिक मिनरल बोलते हैं। तो मतलब वो मिनरल हो जिसमें मेटल का अंश पाया जाए उसको हम लोग मेटालिक मिनरल कहते हैं। तो पहला क्या है, आयरन ओर। आज हम लोग आयरन ओर के बारे में जानने वाले हैं। तो आयरन ओर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आयरन ओर क्या है, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आयरन ओर इज़ अ मेटल ऑफ यूनिवर्सल यूज़। ये जो आयरन है वो क्या है, एक मेटल है। आयरन तो हम लोग जानते हैं एक मेटल है, वो किसका यूज़ क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में इसका यूज़ है। हर जगह आयरन का यूज़ किया जाता है छोटे से बड़ों कामों में। अब सेकेंड पॉइंट क्या बताता है, इट इज़ नोन एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में हम लोग हैं अभी, इसका बैकबोन है, इसको हम लोग बैकबोन की तरह टर्म करते हैं इसको, आयरन को, एज इट इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बेसिक इंडस्ट्री। और ये क्या है, एक फाउंडेशन स्टोन भी है बेसिक इंडस्ट्री का, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसका फाउंडेशन स्टोन भी है। अब आ जाते हैं, आयरन ओर इज़ कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। आयरन ओर जो है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 4 भाग क्या क्या हैं, पहले क्या है हेमाटाइट, दूसरा क्या है मैग्नेटाइट, तीसरा क्या है लिमोनाइट, चौथा क्या है सेडेराइट। ये जो हेमाटाइट होता है, हेमाटाइट किसको बोलते हैं, 70% आयरन कंटेंट, जिसमें 70% मतलब 70% आयरन का मात्रा मिलता हो उसको हम लोग हेमाटाइट बोलते हैं। और जिसमें 60 to 70% आयरन मिलता हो उसको हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं। और जिसमें 40 से 60% आयरन कंटेंट मिले उसको हम लोग लिमोनाइट बोलते हैं। और लेस देन 40% को हम लोग सेडेराइट बोलते हैं। अब देखिए रिजर्व्स क्या, इंडिया हैज़ हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट एज 2 ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर्स। मतलब इंडिया जो है उसके पास क्या है, हेमाटाइट यानी 70% वाला, और मैग्नेटाइट मतलब 60 to 70% वाला क्या है, आयरन ओर का मोस्ट ओर्स हैं। मतलब जो इंडिया है उसमें हेमाटाइट और मैग्नेटाइट जो 2 आयरन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। तो देखिए आयरन ओर के बारे में और क्या बताता है, द बैलेंस रिसोर्स आर स्प्रेड इन आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। मतलब ये जो बैलेंस ऑफ रिसोर्स है वो कहाँ कहाँ स्प्रेड किया हो गया है, आंध्र प्रदेश में, आसाम में, बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। यानी जो इंडिया में जो 2 ओर्स पाए जाते हैं हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली आंध्र प्रदेश में, आसाम में, बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अब हम लोग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आयरन ओर का जान लेते हैं। कहाँ कहाँ उसका प्रोडक्शन होता है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है आयरन ओर का, मतलब कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पाया जाता है आयरन ओर। तो इसको इंडिया के अनुसार पहले जान लेते हैं कैसे। इनिशियली गोवा ऑक्युपाइड हाईएस्ट पोजीशन बट लैटर ऑन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ ओवरटेक टू बिकम हाईएस्ट पोजीशन। मतलब क्या बोलते हैं, इनिशियली पहले गोवा ने ऑक्युपाई किया था हाईएस्ट पोजीशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आयरन कहाँ पे पाया जाता था, पहले गोवा में, बट लेटर क्या हुआ, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने ओवरटेक कर दिया और बन गए हाईएस्ट पोजीशन। जो ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ लेटर में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस करने लगे। अब देखिए स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या बताता है, पहला क्या है ओडिशा। तो ओडिशा में क्या 40% आयरन ओर ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस, मतलब 40% जो आयरन ओर है वो इंडिया का यहीं से प्रोड्यूस होता है। ओडिशा के 40% इंडिया में प्रोड्यूस करता है आयरन ओर। और इसके डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ हैं,
एक है सुंदरगढ़, एक है मयूरभंज, एक है कटक और एक संबलपुर। मतलब इन सब जगह में इसका डिपॉजिट पाया जाता है आयरन ओर का उड़ीसा में। फिर देखिए क्या बता रहा था, ओर हियर आर रिच इन आयरन ओर हैविंग 60% आयरन कंटेंट। ये जो ओर है यहाँ पे क्या है, रिच है। ये जो ओर है यहाँ पे रिच है, क्या, आयरन ओर, या हैविंग आयरन ओर 60% आयरन कंटेंट। मतलब यहाँ पे 60% वाला जो आयरन कंटेंट है वो यहाँ पे पाया जाता है। अब आ जाते हैं गोवा के बारे में। नेक्स्ट गोवा क्या बताता है, स्टैंड्स एट द सेकेंड पोजीशन अमाउंटिंग फॉर 11% ऑफ रिजर्व्स। मतलब जो गोवा है वो स्टैंड करता है सेकेंड पोजीशन में, उड़ीसा के बाद ही वो सेकेंड पोजीशन में स्टैंड करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 11% रिजर्व्स हैं, किसके, आयरन ओर के। और ये क्या करता है, 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 20% गोवा ही करता है आयरन ओर का। मोस्ट ऑफ गोवाज आयरन ओर आर एक्सपोर्टेड टू जापान। और जो आयरन ओर है गोवा का वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है, किसको, जापान को भेजा जाता है। और इसके डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देख लेते हैं आसाम, गोवा में। एक है सोहोरा, एक है पिरना, एक है अडियोपल, एक है कोस्टी, एक सोलम्बा। मतलब इन सब जगह पे इसके डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, आयरन ओर के डिपॉजिट्स गोवा में पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या बताता है, इट हैज़ 18% ऑफ इंडियाज़ आयरन ओर रिजर्व्स। मतलब इन जो छत्तीसगढ़ है उसके पास 18% इंडिया का आयरन ओर रिजर्व्स है और 18% ऑफ कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन। और इसके पास 18% ही कंट्री का टोटल प्रोडक्शन 18% ही ये करता है। और क्या बताता है, रिजर्व्स हियर आर ऑफ हाई ग्रेड कंटेनिंग 65% ऑफ आयरन ओर। मतलब ये जो रिजर्व्स है वो क्या कंटेन करते हैं, हाई ग्रेड आयरन ओर जो 65% होते हैं। जो 65% वाले आयरन ओर होते हैं वो हाई ग्रेड वाले वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, एक है विजयपुर, एक है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। इन सब दोनों जगह पे ये स्पेशली आयरन ओर यहाँ पे मिलता है। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर झारखंड के बारे में। झारखंड के बारे में क्या बोलता है, इट अकाउंट्स फॉर 25% रिजर्व्स। मतलब इसके पास टोटल कितने हैं, 25% रिजर्व्स हैं आयरन ओर के। 11% ऑफ टोटल आयरन ओर इज़ प्रोड्यूस इन दिस स्टेट ऑफ द कंट्री। मतलब 11% ही यहाँ पे टोटल आयरन ओर प्रोड्यूस किया जाता है। कौन से स्टेट ऑफ द कंट्री, मतलब झारखंड में 11% ही आयरन ओर प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ हैं, एक देखो सिंहभूम जहाँ पे हाई ग्रेड आयरन ओर मिलते हैं, हाईएस्ट ग्रेड वाले आयरन ओर मिलते हैं जो 65% वाले होते हैं। दूसरा क्या है, बुधुबुरु है, वहाँ पे भी मिलता है। और क्या है, कोटामाटीबुरु है, वहाँ पे भी मिलता है। और कुछ अदर एरियाज़ हैं जहाँ पर झारखंड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर आयरन ओर का मात्रा पाया जाता है। एक देखो सांथाल है, एक धनबाद है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट और रांची डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं आयरन ओर। अब देखिए 5 नंबर क्या बता रहा है, कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका में क्या कहाँ मिलता है आयरन ओर, कितना मिलता है देखिए पहले, 80% ऑफ टोटल कंट्रीज़ प्रोडक्शन। और 80% जो है टोटल कंट्रीज़ का प्रोडक्शन यहाँ से होता है। डिपॉजिट, इसका डिपॉजिट कहाँ कहाँ है, हाई ग्रेड ओर्स, हाई ग्रेड ओर हैं और हाई ग्रेड वाले ओर मिलते हैं यहाँ। और कौन कौन सी जगह में, केमानगुंडी जो है वहाँ पे मिलता है। और एक बाबा बुधान हिल्स, ये दोनों जो है यहाँ पर हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, मतलब हाई ग्रेड तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट है ना, तो ये वाले आयरन ओर यहाँ पे मिलते हैं। और अदर्स कुछ हैं इसके स्पेशली एरियाज़, क्या है, उत्तराखंड वहाँ पे, फिर शिमोगा, फिर दरबार, इन सब जगह पे भी आयरन ओर का क्षण मिलता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। हमने इंडिया के बारे में तो जान लिया कि आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलता है, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, कितना पोर्शन में, कितना पार्ट में मिलता है। अब उसके थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड के बारे में भी जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड सबसे पहले क्या बता रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो है उसके बारे में बता रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। क्या देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। मतलब ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है, वो देश है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या करता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। किस चीज़ का, आयरन ओर का, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्ट भी करता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है आयरन ओर का।
द मेजॉरिटी ऑफ इट्स आयरन ओर डिपॉजिट्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये जो मेजॉरिटी है आयरन ओर डिपॉजिट का वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा मेजॉरिटी कहाँ पे है? ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है, स्टेट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर ही ज़्यादा डिपॉजिट आयरन ओर का मिलता है। और देखिए मेजर माइनिंग कंपनीज लाइक BHP, रियो टिंटो, फोर्टिस्क्यू, मेटल ग्रुप्स, मतलब कुछ मेजर कंपनीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अंडर काम करती हैं माइनिंग के लिए, आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन के लिए। वो क्या क्या कंपनीज़ है? कुछ BHP है, एक का नाम रियो टिंटो है, एक का नाम फोर्टिस्क्यू है, मेटल ग्रुप्स, ये सब कंपनीज़ हैं जो माइनिंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब सेकेंड नंबर ब्राज़ील है, इसके बारे में जान लेते हैं। ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। मतलब ये जो ब्राज़ील है वो वर्ल्ड का वो भी एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है आयरन ओर का। यानी ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राज़ील आता है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर माना जाता है आयरन ओर में। द मेजर आयरन ओर डिपॉजिट्स इन ब्राज़ील आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ मिनास गिरियास एंड पारा। मतलब कुछ मेजर आयरन ओर के डिपॉजिट्स जो हैं वो ब्राज़ील के किस किस एरिया में, किस किस स्टेट में पाए जाते हैं? एक मिनास है, एक जेराइस है और एक पारा नाम का जगह है जहाँ पे आयरन ओर का डिपॉजिट ज़्यादा पाया जाता है। अब आते हैं थर्ड नंबर क्या है हमारा? साउथ अफ्रीका। ये क्या बताता है? नॉर्दर्न केप। मतलब साउथ अफ्रीका में जो नॉर्दर्न केप है वहाँ पर ही ज़्यादा अमाउंट में आयरन ओर पाया जाता है। देखते हैं। द नॉर्दर्न केप प्रोविजंस इज़ नोन फॉर इट्स सिग्निफिकेंट आयरन ओर डिपॉजिट। ये जो नॉर्दर्न केप है ये अपने किसके लिए जाना जाता है? आयरन ओर के डिपॉजिट के लिए ही जाना जाता है, पर्टिकुलरली इन द पोस्ट मैसबर्ग एंड कथू एरियाज़। ये पर्टिकुलरली जो इसका नॉर्दर्न केप है वहाँ के पोस्ट मैसबर्ग और कथू एरियाज़ जो है वहाँ पर ही स्पेशली पाया जाता है। और देखिए एक है पुमालंगा एक नाम का जगह है साउथ अफ्रीका में जहाँ पे क्या वहाँ पे भी आयरन ओर पाया जाता है। वाइल नॉट एज प्रोमिनेंट, मतलब ज़्यादा नहीं एज द नॉर्दर्न केप, जैसे नॉर्दर्न केप में जितने अमाउंट मिलता है उतना नहीं, बट पुमालंगा हैज़ स्मॉलर आयरन ओर डिपॉजिट। लेकिन यहाँ पे भी मिलता है लेकिन स्मॉलर आयरन ओर डिपॉजिट्स पाया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग चाइना के बारे में। चाइना हमारा जो पड़ोसी देश है उसके पास भी कुछ आयरन ओर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। पहला क्या है? नॉर्थ चाइना, मतलब चाइना का नॉर्थ पार्ट, वहाँ पे भी आयरन ओर का डिपॉजिट्स लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। द रीजन इंक्लूड्स एरिया सच एज हिबी, शैंगशी एंड इनर मंगोलिया। मतलब वो जो रीजन जहाँ पे नॉर्थ चाइना का रीजन जहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है वो कौन कौन से एरिया है? हिबी, एक शैंगशी और इनर मंगोलिया जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। अब वेस्टर्न चाइना, नॉर्थ चाइना हो गया, वेस्टर्न चाइना भी पाया जाता है। यहाँ पे कौन कौन जगह है? शिंगजियांग और क्विंगही जो है यहाँ पे प्रोमिनेंस इन वेस्टर्न चाइना हैव सीन ग्रोइंग आयरन ओर प्रोडक्शन इन रिसेंट ईयर्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू माइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये जो वेस्टर्न चाइना के शिंगजियांग एंड क्विंगहाई जो है वो प्रोविजंस वेस्टर्न चाइना के, यहाँ पे क्या देखा गया है कि आयरन ओर का जो प्रोडक्शन है वो ग्रो कर रहा है कुछ रिसेंट ईयर में। डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है? जैसे न्यू माइंस बन रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। किधर? वेस्टर्न चाइना में। अब जान लेते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन ओर। अब तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जान गए इंडिया और वर्ल्ड के बेसिस पे। अब आयरन ओर का यूटिलाइजेशन, आयरन ओर का यूज़ क्या होता है वो जान लेते हैं। तो आयरन ओर इज़ अ क्रूशियल रॉ मटेरियल। आयरन ओर जो है हमारा वो क्या है? क्रूशियल रॉ मटेरियल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्टील के प्रोडक्शन के लिए आयरन ओर जो है बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। विच इज़ यूज्ड एज वेरियस पर्पसेस, जो बहुत चीज़ों में यूज़ किया जाता है। पहला क्या है? स्टील प्रोडक्शन में आयरन ओर का इस्तेमाल किया जाता है। आयरन ओर इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। आयरन ओर जो है वो एक मेन इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है किसके प्रोडक्शन के लिए? स्टील के प्रोडक्शन के लिए। विच इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, जो क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, मशीनरी में और वेरियस अदर इंडस्ट्रीज़, और भी कुछ इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट,
आयरन ओर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी आयरन ओर का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? स्टील इज़ अ की कंपोनेंट। स्टील जो है एक की कंपोनेंट की तरह काम करता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें स्टील का ही उपयोग किया जाता है, तो वो क्या होता है, की कंपोनेंट की तरह काम करता है। ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गया, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसमें सबका स्टील का ही ज़रूरत पड़ता है। मेकिंग आयरन ओर अ क्रूशियल रिसोर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो आयरन ओर क्या है? एक क्रूशियल रिसोर्स है, किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी। तीसरा नंबर क्या है? ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज क्या होती है? जो कार इंडस्ट्रीज होती है उसको हम लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज बोलते हैं। कैसे? स्टील इज़ अ की कंपोनेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स एंड अदर व्हीकल्स। मतलब स्टील जो है, हम लोग जो कार और व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसमें भी स्टील का इस्तेमाल होता है। वो भी एक की कंपोनेंट की तरह काम करता है, ताकि उसका किसके प्रोडक्शन के लिए? कार के लिए और कुछ अदर व्हीकल्स उसके प्रोडक्शन के लिए। मेकिंग आयरन ओर एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो आयरन ओर जो है वो क्या, एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल की तरह यहाँ पे भी काम कर रहा है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में भी। अब आता है एनर्जी प्रोडक्शन। ये एनर्जी प्रोडक्शन जो क्या बोलता है? 4 नंबर पॉइंट, आयरन ओर इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। मतलब आयरन ओर जो है उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन किसके लिए? आयरन के लिए और स्टील के लिए। तो which is used in power plant and other energy generating facilities to produce energy। तो इसको हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं आयरन और स्टील का, तो किसके लिए यूज़ करते हैं? किस में यूज़ कर सकते हैं? पावर प्लांट। मतलब एनर्जी प्रोडक्शन में तो पावर प्लांट जो यूज़ करते हैं हम लोग, जो अदर जनरेटिंग फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी, वो सब किससे बने होते हैं? आयरन और स्टील से ही बने होते हैं। अब आते हैं 5 नंबर, क्या बोल रहा है? मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ये जो मशीनरी इक्विपमेंट है उसमें आयरन ओर का क्या यूटिलाइजेशन है? तो स्टील इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मतलब स्टील जो है इसको यूज़ किया जाता है किसके प्रोडक्शन के लिए? वाइड रेंज में किसका? मशीनरी हो गया, और इक्विपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो गया, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइनिंग इक्विपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है किसका? स्टील का। अब आते हैं हाउस होल्ड गुड्स। ये हाउस होल्ड गुड्स क्या होता है? स्टील इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हाउस होल्ड गुड्स। स्टील जो है उसको यूज़ किया जाता है किसके प्रोडक्शन के लिए? हाउस होल्ड गुड्स का, जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके प्रोडक्शन में भी स्टील का ही इस्तेमाल होता है, इंक्लूडिंग एप्लियंसेस। कौन से एप्लियंसेस? क्या क्या है? कुक वेयर है, फर्नीचर है, उन सब में किसका इस्तेमाल होता है? स्टील का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम। हमने तो अब तक यूटिलाइजेशन के बारे में जान लिया, तो अब जान लेते हैं प्रॉब्लम कि उसके प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं। आयरन जो ओर है उसका यूज़ करने से प्रॉब्लम क्या क्या अराइज होते हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। मतलब जो हम लोग आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, माइनिंग करते हैं, उससे क्या होता है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। The removal of vegetation, topsoil and ore brings about the inevitable natural consequences: deforestation, climatic change, erosion, air and water pollution and health hazard। मतलब जब हम लोग माइनिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वेजिटेशन और टॉप सॉइल तो रिमूव हो ही जाता है, और ओर क्या लेके आता है? इनएविटेबल नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, जो खतरनाक हज़ार्ड की तरह किसको लेके आता है? डिफॉरेस्टेशन को लेके आता है, क्लाइमेट चेंज को लेके आता है, इरोशन को लेके आता है, एयर वाटर पोल्यूशन को लेके आता है, और हेल्थ हज़ार्ड को लेकर के आता है। ये सब एनवायरमेंटल पोल्यूशन में इसके प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा क्या है? वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे अराइज होता है? वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर नेचुरल रिसोर्स दैट इज़ बीन पोल्यूटेड बाय आयरन ओर माइनिंग। वाटर जो है वो एक मेजर नेचुरल रिसोर्स है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये क्या होता है? पोल्यूटेड होता है किससे? आयरन ओर माइनिंग। जब हम लोग आयरन ओर का माइनिंग ऑपरेशन, जब आयरन ओर माइनिंग ऑपरेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि वाटर जो है वो पोल्यूटेड होता है। पोल्यूशन रिड्यूसेस विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस भी होता है, कम भी होता है, जैसे इंक्रीज डिस्टेंस उसका बढ़ता है अवे फ्रॉम द आयरन ओर माइनिंग साइट्स। जितना ही वो दूर रहता है मतलब वाटर, उतना ही आयरन ओर माइनिंग का हमारा जो माइनिंग होता है उससे वाटर पोल्यूशन कम होता है, ये बता रहा है वाटर पोल्यूशन में। अब आते हैं 3rd नंबर, क्या है? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैसे होता है माइनिंग के? द माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज़ हाईली एनर्जी इंटेंसिव।
ये जो हम लोग जानते हैं जो माइनिंग करते हैं आयरन ओर का, उसमें तो एनर्जी ज़्यादा ही यूज़ होती है, वो भी हाई एनर्जी इंटेंसिव यूज़ होता है, एंड कॉजेज़ एयर पोल्यूशन, जिससे क्या होता है कि जो मशीन टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं माइनिंग करने में, उससे क्या होता है एयर में गंदगी फैलती है, उससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होता है। इन द फॉर्म क्या क्या गंदगी निकलती है उससे, नाइट्रोस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेज उससे रिलीज़ होती हैं फ्रॉम डीजल जनरेटर, जो जनरेटर यूज़ करते हैं उनसे ये सब गैसेज रिलीज़ होती है, और इससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होता है। ट्रक्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, ट्रक्स हो गया, अदर इक्विपमेंट्स हो गया, इन सब से भी बहुत तरह की गैसेज रिलीज़ होती है, जिससे क्या होता है कि एयर को हार्म पहुंचता है और एयर पोल्यूशन कॉज होता है। अब हम लोग मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। अब तक जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ा ऊपर, उसका कैसे मैनेज करेंगे, तो कैसे मैनेज करेंगे देख लेते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ आयरन ओर इन्वॉल्व्स वेरियस प्रोसेसेस एंड कंसिडरेशन थ्रू लाइफ साइकिल। ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस है आयरन ओर का, इन्वॉल्व वेरियस प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, और कंसिडरेशन थ्रू लाइफ साइकिल, ये पूरे लाइफ साइकिल में इसको कंसीडर करना होगा। पूरा जो लाइफ साइकिल है उसको इसमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो हो पाएगा। क्योंकि ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो एक दिन में करने से नहीं होगा, वो तो लॉन्ग टर्म मैनेज करने से तभी होगा, इसलिए उसको लाइफ साइकिल से जोड़ा गया है। तो पहला क्या बता रहा है, एक्सप्लोरेशन। जब एक्सप्लोरेशन करेंगे, कैसे करेंगे देखो, कंपनीज एंगेज इन जियोलॉजिकल सर्वे, जो कंपनीज एंगेज हैं जियोलॉजिकल सर्वे करने के लिए कि आयरन ओर है कि नहीं, एंड एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़, और जो एक्सप्लोर करने वाले हैं एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ टू आइडेंटिफाई एंड एसेस पोटेंशियल आयरन ओर डिपॉजिट। उनको पहले आइडेंटिफाई कर लेने दो और एसेस कर लेने दो कि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा मात्रा में आयरन ओर डिपॉजिट्स है या नहीं, तभी माइनिंग स्टार्ट किया जाए, ना कि फालतू में माइनिंग स्टार्ट किया जाए। इससे क्या हो कि हम लोगों को एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब को कॉज इफेक्ट हो, हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट हो। फिर दूसरा क्या बताता है मैनेजमेंट में, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, बिफोर माइनिंग बिगिंस, माइनिंग के स्टार्ट होने से पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब EIA, इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को EIA बोलते हैं, ऑफन रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द पोटेंशियल एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ द माइनिंग प्रोजेक्ट। ये क्या रिक्वायर्ड करता है, ताकि इवैल्यूएट किया जाए किसको, पोटेंशियल एनवायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग प्रोजेक्ट। ये जो माइनिंग प्रोजेक्ट हो रहा है उसको इवैल्यूएट किया जाए अच्छे से, जो पोटेंशियल एनवायरनमेंट है और सोशल इम्पैक्ट है माइनिंग प्रोजेक्ट का। दिस हेल्प्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मिटिगेटिंग मेजर्स। ये क्या हेल्प करता है, ताकि अच्छे से सब प्लान वेल प्लान्ड होगा और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, ताकि हम लोग उसको अच्छे से मिटिगेट कर पाएंगे, उसको अच्छे से मिटिगेट मेजर्स में उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब थर्ड नंबर में आ जाते हैं, क्या है, परमिटिंग एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लियंसेस। परमिटिंग एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लियंसेस, ये क्या बताता है, माइनिंग ऑपरेशन मस्ट ऑब्टेन द नेसेसरी परमिट्स एंड लाइसेंस फ्रॉम रिलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। जो माइनिंग ऑपरेशन है उसको ऑब्टेन करना चाहिए, क्या, नेसेसरी परमिट्स, उसको नेसेसरी परमिशन लेना चाहिए, और इसका लाइसेंस होना चाहिए रिलेवेंट गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, जो अथॉरिटी रूल कर रही है, उसका लाइसेंस होना चाहिए माइनिंग ऑपरेशन करने के लिए। कॉम्प्लियंसेस विथ एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड लेबर रेगुलेशन इज़ एसेंशियल। और ये क्या बता रहा है कि कॉम्प्लियंसेस होना चाहिए किसका साथ, एनवायरमेंट के साथ, और सेफ्टी लेबर रेगुलेशन एसेंशियल, मतलब लेबर का जो सेफ्टी है उसको भी रेगुलेट करना चाहिए। और देखते हैं क्या क्या है, 4 नंबर क्या बताता है, माइनिंग प्लानिंग। माइनिंग का प्लानिंग क्या बताता है, इसमें क्या होता है माइनिंग के प्लानिंग में, डिटेल माइनिंग प्लान्स आर डेवलप्ड। जो डिटेल्ड माइनिंग का प्लान जो है वो डेवलप किया गया है, कैसे, इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ माइनिंग मेथड। किसको इंक्लूड करके, सिलेक्शन किसका, माइनिंग मेथड का। कौन कौन सा है हम लोग जानते हैं, ओपन पिट मेथड जानते हैं और एक अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से सिलेक्ट किया जाए, अच्छे से प्लान किया जाए और डेवलप किया जाए कि वहाँ पे सिलेक्ट किया जा सके, यहाँ पे हम लोग ओपन पिट कर सकते हैं ना, अंडरग्राउंड कर सकते हैं। एंड शेड्यूलिंग टू ऑप्टिमाइज ओर एक्सट्रैक्शन वाइल मिनिमाइजिंग वेस्ट प्रोडक्शन, और शेड्यूल किया जाए ताकि कम से कम, मतलब ऑप्टिमाइज और अच्छा से अच्छा ओर का एक्सट्रैक्शन कर सके, लेकिन मिनिमाइज क्या कर सके, वेस्ट प्रोडक्शन, कम से कम उसका प्रोडक्शन वेस्ट कम करे, उसका वेस्ट जो प्रोडक्शन है वो कम करे, ज़्यादा ना करे। और 5 नंबर क्या बताता है, सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स क्या है, सेफ्टी इज़ अ टॉप प्रायोरिटी इन माइनिंग। सेफ्टी तो जो है वो टॉप में आता है, माइनिंग के टॉप प्रायोरिटी में आता है।
कंपनीज इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, कंपनीज जो है वो क्या इम्प्लीमेंट करती है, स्ट्रिक्ट कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। किसके लिए? टू प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट, ताकि वर्कर को प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रिवेंट किया जा सके एक्सीडेंट को। 6 नंबर क्या है? रिसोर्स रिकवरी। रिसोर्स रिकवरी क्या है? एफिशिएंट ओर एक्सट्रैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा ओर का एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, उसका प्रोसेस करना। टेक्निक्स, प्रोसेसिंग टेक्निक्स से आर एम्प्लॉयड टू मैक्सिमाइज द रिकवरी ऑफ आयरन ओर फ्रॉम ओर बॉडी, मतलब एफिशिएंट ओर एक्सट्रैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा ओर का एक्सट्रैक्शन हो और प्रोसेसिंग टेक्निक्स हो आर एम्प्लॉयड टू मैक्सिमाइज, उसको क्या किया जा सके? मैक्सिमाइज किया जा सके रिकवरी ऑफ आयरन, ताकि उसका जो आयरन ओर है उसका रिकवरी किया जा सके फ्रॉम द ओर बॉडी, ओर बॉडी से उसका अच्छे से रिकवरी किया जा सके। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक, और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है बॉक्साइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।